हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने इसके पहले की वीडियो में हमने अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को पढ़ लिया था, उसकी स्टडी कर ली थी। उसका जो फार्मूला होता है उसका डेरिवेशन हमने डायग्राम के सहित डायग्राम के साथ उसका क्या किया था, प्रैक्टिस कर ली थी, इसको देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है उत्तल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यानी वही F बराबर R/2 जो रिलेशनशिप होता है हमने अवतल दर्पण के लिए पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। और आज जो हम पढ़ेंगे वो उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, केवल उसे डिराइव करने का जो मेथड होता है थोड़ा सा वो अलग होता है और उसका जो फिगर है, डायग्राम, वो अलग होता है ना। क्योंकि उत्तल दर्पण का डायग्राम ऐसे बनता है और अवतल दर्पण का डायग्राम दूसरी तरीके से बनता है। तो यहां पर सबसे पहले देखिएगा मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। तो जैसे मैंने उसका डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन सेम टू सेम है और थोड़ी बहुत चीजें क्या होंगी वहां से चेंज होंगी। यहाँ से एक प्रकाश किरण देखिए ए है ना, ये प्रकाश किरण है, यहां से गई और यहां से टकराई, और टकराने के बाद क्या है, अब इधर तो जा नहीं सकती, पॉलिश लगी हुई है ना। तो इसका यहां से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद उसी माध्यम में क्या होगी, लौट जाएगी। तो ए जो किरण थी यहां से टकराई इस बिंदु से, और इस बिंदु से टकरा करके ये जो ई डायरेक्शन में निकल गई, इसका नाम क्या दिया है, यहां पर ई दिया है, कैपिटल ई, और ये है कैपिटल ए, है ना। उसके बाद क्या है कि जहां पर ये टकराई है उस बिंदु को हमने नाम दिया है कैपिटल बी। देखिए इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है कैपिटल बी। ये जो पॉइंट है जहां पर मिल रही है रेखाएं, इनका नाम क्या है, तो यहां पर है कैपिटल बी, है ना। और यहां से बीच में देखिए ऊपर से क्या है कि अब यहां से देखिए ये इसका परावर्तन हुआ, इस डायरेक्शन में निकल गई। फिर इसको क्या किया कि हम जब उत्तल दर्पण पढ़ते हैं तो उसके लिए हाइपोथेटिकल स्थितियां बनती हैं, है ना। तो उसी के लिए हमने क्या किया कि इस किरण को आगे बढ़ा दिया। तो आगे बढ़ाने पर ये कल्पना होगा, हाइपोथेटिकल डायग्राम होगा। तो यहां पर ये क्या होगा कि जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, है ना। तो इस प्रकार से यहां से फोकस से जाती हुई एक किरण हमें प्रतीत हुई। सेकंड वाली जो आपकी है ये देखिए डी, जो आपकी डी और बी है ये, तो ये क्या है कि दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के आई है ना। ये प्रकाश किरण कहां से, वक्रता केंद्र से होकर के आई और वापस उसी मार्ग में क्या हो गई है, लौट गई है ना। तो ये हो गया डी, ये हो गया बी, और यहां पर हो गया सी वक्रता केंद्र। अब यहां पर देखिएगा मैंने इनके कोण भी बना रखे हैं, आपको समझाने के लिए सभी जगह पर कोण लिख दिया है। तो देखिए ये क्या है, ये आपकी आपतित किरण है ना। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है क्या होता है, आपतन कोण। यानी ये आपतित किरण आई है ना, और ये क्या है, अभिलंब। इसको मान ले जैसे डायग्राम आपने समतल दर्पण में पढ़ा था पहले वीडियो में, तो वहां पर क्या होता था, बीच में डॉट डॉट पैरेलल लंब बना हुआ होता था, अभिलंब जिसको कहते थे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या होता है, आपतन कोण, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है कि परावर्तित किरण है, टकराई ना ये जाकर के और इस डायरेक्शन में निकल गई। तो ई क्या है, ई है कैपिटल ई, जो आपका है वो परावर्तित किरण है। तो कैपिटल ई परावर्तित किरण हो गई। अब देखिए ये है अभिलंब, डी बी जो लाइन हमारी डॉट डॉट करके बनी हुई है, ये क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण कौन सा होगा, परावर्तन कोण। तो यहां पर देखिए कैपिटल आर लिखा हुआ है, परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए स्मॉल आर लिखा हुआ है ना। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, ये तो बिंदु मैंने आपको बता दिया बी। अब इधर भी देखिए मैंने डायग्राम में यहां भी शो कर दिया है, यहां पर कोण कौन सा है, तो स्मॉल आई, है ना। और यहां पर कौन सा है कोण, स्मॉल आर है ना। तो इतनी चीजें हमारी इस डायग्राम में है। और दर्पण का नाम तो हमारा क्या, वही M1 M2 हमारा उत्तल दर्पण है। तो चलिए जैसे मैंने उसके लिए डेरिवेशन किया था सेम टू सेम वहीं से चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो जैसे मैंने वहां भी परावर्तन के नियम से चालू किया था वैसे यहां भी लिखेंगे। तो हम चालू करेंगे इसके डेरिवेशन में, सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन में इसके हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या होता है, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, लेकिन दोनों नियम का हमें प्रयोग नहीं करना, हमें केवल एक नियम को लेना है। परावर्तन का जो पहला नियम वो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो आपतन कोण कौन है यहाँ पर,
आई है, परावर्तन कोण कौन सा है, आर है। वो तो उस डायग्राम में भी था जब अवतल दर्पण के लिए पढ़ाया था, तो सेम टू सेम यहां भी हो जाएगा, यानी कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। तो ये लिख लेंगे कोण आई बराबर हो जाएगा कोण स्मॉल आर, है ना। अब यहां पर देखिए कोण आई और आर किसके बीच में है, हमें ये लिखना है, यानी कहां पर बना हुआ है। तो देखिए जो आई बना हुआ है वो आपका ए बी डी है ना, ए बी डी यानी ऐसे बना हुआ है, देखिए ये है ना। और उसके बाद क्या है, एक डॉटेड लाइन बनी हुई है ऐसे, ये है ना, यहां पर ये है और यहां पर इसका क्या है, बी है। तो यहां पर देखिए क्या इसका बना हुआ है, आई। तो ये है ए, ये है बी और यहां पर लिखा हुआ है डी। इन दोनों के बीच में क्या है, आपतन कोण। तो जहां पर हम ये आई लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी डी। देखिए जहां पर कोण बन रहा है उस नंबर को क्या करेंगे, वो जो हमारा अक्षर है ना, उसको हम बीच में रखते हैं। तो यहां पर लिख देंगे कोण, क्या लिखेंगे, ए बी। देखिए ए बी और क्या है, डी। देखिए उस डायग्राम में ए बी डी हो जाएगा। जहां पर कोण बन रहा है उस अक्षर को बीच में रखना होता है। तो ये आई पर कोण बन रहा है ना, तो इसको क्या है, मैंने बीच में यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये तो हो गया आपतन कोण जहां पर बन रहा है। अब परावर्तन कोण कहां पर बन रहा है ये बताइए। परावर्तन कोण के लिए देखिए कहां पर आर है, ये देखिए स्मॉल आर कहां पर है, ये किसके किसके बीच में है, डी बी ई के बीच में है ना। देखिए डी बी ई के बीच में है। अगर डायग्राम को देखें तो ऐसे बना हुआ है, ये देखिए डॉट डॉट ऐसे बना हुआ है और उसके बाद एक ई किरण ऐसे निकली हुई है, यहां पर बी है। इन दोनों के बीच में क्या देखिए स्मॉल आर लिखा हुआ है ऊपर वाले डायग्राम में, यहां लिखा ना। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोण डी बी ई लिख सकते हैं ना। तो यहां पर लिख देंगे कोण डी, जहां पर कोण बन रहा है उसको कहां रखेंगे, बीच में। तो डी बी ई, देखिए ये हो जाएगा ना, ए बी डी बराबर हो जाएगा डी बी ई। ये कहां से हुआ है, तो ये परावर्तन के नियम से हुआ है। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1, है ना। अब ये तो हमारी हो गई समीकरण 1। ये कहां से किया, तो परावर्तन के नियम से किया है। इतनी चीज समझ में आई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब यहां पर आपको एक मैथमेटिकल डिफिनेशन याद रखनी होगी, संगत कोण की परिभाषा, है ना। कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, जो संगत कोण होते हैं, आमने सामने के कोण होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैथमेटिकल थ्योरम है, आपको मैथ में जाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखिएगा कि संगत कोण की परिभाषा ये कहती है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वैसे मैं भी आपको बता दूंगा, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से इसको हटा देता हूं। तो यहां पर देखिएगा ये होगा, जैसे ये आपकी है दो लाइनें हैं समांतर रेखाएं, इनको एक प्रकाश किरण ऐसे कट कर जाए, है ना। तो क्या होगा कि हमारा जो ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण होगा वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला जो कोण होगा वो ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण जो आपका होगा और ये वाला कोण होगा क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण आपका और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये मैथमेटिकल जो परिभाषा है उसी से यहां पर लिख देंगे हम, है ना। तो चलिए मैं आपको पूरा लिख करके बताऊंगा। तो यहां से देखिए हम क्या लिख देंगे कि संगत कोण की परिभाषा से, तो यहां पर लिख देंगे संगत कोण की, संगत कोण की परिभाषा से, है ना। अब संगत कोण की परिभाषा से लिखना क्या है, तो जहां पर कोण आई बन रहा हो दोनों साइड में उनको समान दिखा दीजिए, जहां जहां पर आर बन रहे हो उनको समान दिखा दीजिए। तो देखिए कोण आई किसके बीच में है, कोण आई आपका है ए बी डी के बीच में। ऊपर देखिए कोण कहां पर है, ये वाला कोण, पहले आई को ले लेते फिर आर की बात कर लेंगे। तो आई कहां है, ए बी डी के बीच में कौन सा कोण है, स्मॉल आई। अगर नीचे वाले डायग्राम में आ जाइए, इसमें देखिए आई कहां पर है, तो इसमें आई देखिए एफ सी बी, देखिए यहां पर एफ सी बी, है ना। अब एक मिनट के लिए इस स्मॉल आर को जरा भूल जाइए, है ना। यहां पर स्मॉल आई है तो हमें सेकंड साइड में क्या लेना है, स्मॉल आई को ही लेना है, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं संगत कोण की परिभाषा से। तो यहां पर स्मॉल आई लिखा है, तो यहां पर क्या है, स्मॉल आई देखिए यहां पर है और आई किसके बीच में है, तो एफ सी बी के बीच में, है ना, एफ सी बी के बीच में, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, कोण ए बी डी, ये आई है
बराबर किसके होगा, तो आई वाले के ही बराबर होगा। आई कहां पर है, सेकंड साइड में, तो एफ सी बी के बराबर। यही चीज मुझे लिखना है, तो लिखेंगे ए कोण ए बी डी, यानी यहां पर लिख देंगे कोण ए बी डी। ये हो गया। ये कौन सा है, तो आई है कोण, इसके बीच में कौन सा कोण बन रहा, आई, स्मॉल आई। इस साइड में आई कहां पर है, एफ सी बी के बीच में है, तो यहां पर लिख देंगे एफ सी बी। देखिए सही है ना, यहां पर कोण बन रहा हो तो अक्षर को बीच में रखेंगे, तो एफ सी बी, सी के बीच में आई है ना, तो यहां पर लिख देंगे, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2 बना देंगे। उसके बाद अब हमने आई की बात कर ली, आई सम्मुख संगत कोण की परिभाषा लगा करके हमने आई को आई के बराबर कर दिया। अब आर को आर के बराबर कर देंगे। आर देखिए किनके किनके बीच में है, तो आर देखिएगा यहां पर डी बी ई के बीच में, देखिए स्मॉल आर लिखा हुआ है, डी बी ई, है ना, तो यहां से इसके लिए लिख देंगे कोण, क्या लिखेंगे, डी बी ई। ये हो जाएगा डी बी ई बराबर किसके होगा, तो देखिए नीचे वाले में आर कहां पर है, तो नीचे वाले में देखिए एफ बी सी, देखिएगा बी के पास देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्मॉल आर, तो आर आर के बराबर, आई आई के बराबर, है ना, तो एफ बी सी, देखिए यहां पर है एफ बी सी, है ना, एफ है बी है सी है, हो जाएगा ना एफ बी सी। तो यहां से हम लिख लेंगे इसके लिए, तो क्या लिखेंगे, कोण एफ बी सी, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। तो संगत कोण की परिभाषा से हमने क्या लिख लिया कि हमने कोणों को जो है बराबर दिखा दिया है, दोनों को इक्वल कर लिया है। यहां पर इतना तो आपको समझ में आया होगा कि आई आई के बराबर दिखाया, आर आर के बराबर दिखाया, है ना। अब क्या करेंगे कि हम यहां पर देखते हैं कि जो समीकरण आपकी 1 है और 2 है, समीकरण 1 और 2 का देखिए एलएचएस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, दाया जो बायां पक्ष है वो क्या है, बराबर है, ए बी डी बराबर डी बी ई है, और ए बी डी बराबर कोण एफ सी बी है ना। तो यहां से हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 व 2 से क्यों किया, इसका एलएचएस बराबर है, इसका जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष में देखिए कोण एबीडी है और इसमें देखिए कोण एबीडी है, दोनों बराबर है ना। तो जब बायां पक्ष बराबर होता है तो हमें दायां पक्ष क्या करना होता है, बराबर करना होता है, राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना होता है, तो हमें उनको इक्वल लिखना भी होता है। तो यहां पर देखिए क्या है, कोण डी बी ई, इधर से ये आ जाएगा, और इस साइड में क्या, कोण एफ सी बी आ जाएगा ना। यहां पर कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो यहां लिख लेते कोण डी बी ई बराबर किसके हो जाएगा, कोण एफ सी बी के, तो कोण एफ सी बी ये बन जाएगा समीकरण 1 व 2 से, बना दिया। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये क्या बन गई, समीकरण नंबर 4 कहां से बनाया, तो 1 और 2 से हमने उसकी तुलना करके कंपेयर करके वहां से ये बना ली हमने समीकरण नंबर 4। अब उसके बाद जरा देखिएगा आप देखिए कि समीकरण जो आपकी है ये डी बी ई जो आपकी समीकरण नंबर 3 है और समीकरण नंबर 4 है, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 में देखिए क्या है, एलएचएस इसका बराबर है, देखिए डी बी ई है ना, और बराबर क्या है, देखिए एफ बी सी है ना। और उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, इस समीकरण में कोण डी बी ई यानी आपकी समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 क्या है, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। लिख देंगे यहां पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 व 4 से, तो इस साइड में मैं कर देता हूं, यहां पर इसको हटा देता हूं जरा, इस साइड में मैं इसको कर देता हूं, है ना। यहां पर समीकरण नंबर 3 और 4 से इनका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बायां पक्ष बराबर है, तो यहां लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से, है ना, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 4 से क्या, इनका देखिए बायां पक्ष क्या, दोनों का बराबर, डी बी ई कोण डी बी ई कोण डी बी ई, ये दोनों बराबर हैं। करना किसको बराबर होगा, कोण एफ बी सी को, कोण एफ सी बी को, है ना। तो यहां पर चलिए कर लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, कोण एफ बी सी, यहां लिख लेंगे कोण एफ बी सी बराबर किसके होगा, तो कोण एफ बी सी के, ये हो गया ना 3, ये 4 में क्या, एफ सी बी के बराबर हो जाएगा, तो कोण एफ सी
बी। ये देखिए हमने दोनों बराबर कर लिया। अब देखिए यहां पर क्या है कि आगे पीछे सी और बी लिखा हो तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। संगत कोण से क्या है, ये दोनों कोण बराबर हो गए, एफ बी सी एफ सी बी। तो ये कहा, ये क्या कर देंगे इसके बाद हम कि हमने एक और थ्योरम पढ़ा है आंतरिक कोण की परिभाषा। आंतरिक कोण की परिभाषा ये कहती है कि जब किसी त्रिभुज के कोण बराबर हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लिया कोण बराबर हो जाता है तो भुजाएं बराबर होती है। मैथमेटिकल एक रूल होता है कि जब किसी त्रिभुज के कोण बराबर हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जरा देखिए कौन कौन से ये कोण बराबर है। इसका कोण एफ बी सी कहां पर मिलेगा, एफ बी सी, ये वाला है ना एफ बी सी। ये कौन सा है, देखिए स्मॉल आर है ना, एफ बी सी ये वाला हो जाएगा। उसके बाद एफ सी बी, देखिए ये वाला हो जाएगा एफ सी बी। यानी ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। ये वाला कोण दोनों क्या है, बराबर है। और यहां वैसे न समझिए तो ऐसे भी समझ लीजिए कि परावर्तन के नियम से दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी कोण बराबर है, ये भी कोण बराबर है। तो जब कोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर। कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये देखिए ये वाली जो भुजा है बी एफ बराबर किसके होगी, सी एफ, इसके होगी ना। ये बी एफ ये वाली भुजा और बराबर किसके होगी, ये सी एफ के बराबर हो जाएगी। ये नीचे वाली यानी ये वाली भुजा और आपकी ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखिए दो की जरूरत है तो हमने दो ले लिया, तीन की जरूरत होती हम तीन ले लेते, है ना। तो कोण ये आपकी जो भुजा है एफ बी, ये जो बी एफ है ये और एफ सी है का है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहां पर एक लाइन लिख देंगे आंतरिक कोण की परिभाषा से। तो यहां पर हम लिख देंगे आंतरिक कोण की परिभाषा से, है ना। यहां पर लिख दिया हमने आंतरिक कोण की परिभाषा से। आंतरिक कोण की परिभाषा क्या, कि जब कोण बराबर हो जाते हैं किसी त्रिभुज के, कोण बराबर हो जाएंगे तो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, बी एफ बराबर सी एफ, ये लिख देंगे बी एफ बराबर सी एफ। इतना समझ में आया, बी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद हम ये करेंगे कि हम वही लाइन लिखेंगे जो हमने अवतल दर्पण में लिखी थी कि जो दर्पण का द्वारक है बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए ये अगर द्वारक बहुत छोटा हो जाए, ये स्मॉल हो जाए छोटा, तो ये बिंदु कहां आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। तो बी एफ और पी एफ में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, है ना। दर्पण का द्वारक क्या होता है, परावर्तक सतह का व्यास, यानी ये वाला, है ना। ये जो दर्पण की सतह है ये बहुत छोटी हो जाए, अब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो एक ही में मिल जाएगा। तो बी एफ जो इतनी डिस्टेंस है ये वाली, है ना, ये जो बी एफ इतनी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इसी के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा ना। ये कहां से हुआ, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या होगा, बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। तो यहां तक मैंने इसको आपको समझा दिया है। इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको सॉल्व करवा देता हूं इसको। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बी एफ बराबर पी एफ लिख लिया यहां से। अब यहां पर थोड़ा सा इरेज करके हम इसको आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां से दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। और यहां पर देखिएगा कि जो बी एफ है वो किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, सी एफ, और सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं सी एफ बराबर ये हो जाएगा पी एफ, है ना। बी एफ की जगह पर सी एफ लिख दिया तो यहां से हो गया सी एफ बराबर पी एफ, यानी सी एफ और पी एफ क्या आपस में इक्वल हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, हमें यहां से डिस्टेंस भी तो लिखना है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, स्मॉल आर से लिखते हैं उसको। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर हो जाएगी, ये स्मॉल आर हो गई। उसके बाद क्या है कि यहां पर देखिएगा आपकी जो ध्रुव से फोकस तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी और स्मॉल एफ,
यानी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाती है, स्मॉल एफ से इसको लिखते हैं। तो यहां पर स्मॉल आर और स्मॉल एफ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, बराबर नहीं प्लस में होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना। तो प्लस में इन दोनों को लेना है क्योंकि यहां पर माइनस नहीं होगा। अवतल दर्पण में आपने माइनस में लिखा था, लेकिन यहां माइनस में नहीं होगा। ये स्मॉल एफ ये हो जाएगी और स्मॉल आर ये हो जाएगी। तो यहां से पी से एफ तक की दूरी स्मॉल एफ हो गई और ये स्मॉल आर हो गई, सीपी, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कि सी एफ क्या है, यहां पर है बीच में, है ना, सी और एफ इन दोनों के बीच में, है ना। अब सी एफ हमें चाहिए तो करना क्या होगा, ये करना होगा, देखिए सी एफ डिस्टेंस आपको निकालना, मैं इधर बनाकर बता देता हूं। ये लिख लिया मैंने डिस्टेंस, जैसे यहां पर लिखा सी एफ और पी। मैं डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है आपको ये बता देता हूं। तो सी हो गया, एफ हो गया, पी हो गया, ये तीनों लिख लिया ना, सी है, एफ है, पी है। अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लिया कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं चाहे। तो सी से पी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, सी से पी तक की यहां तक स्मॉल आर है। तो मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिया है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 10, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने कि 8 है, 8 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जाए कि एफ और सी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 10 से 8 घटा देंगे, यानी 10 माइनस 8 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 2, यानी इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो यही इसी तरीके से बिल्कुल मुझे फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देना। सीपी कितनी है, तो सीपी आपकी जो हो जाएगी स्मॉल आर हो जाएगी वो, है ना। अगर हमें ये एफसी निकालना है तो सीपी माइनस एफपी कर देंगे, इससे ये घटा देंगे। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सी एफ की जगह पर हम लिख सकते हैं सीपी माइनस पीएफ, ये लिख देंगे सीपी माइनस एफपी। तो यहां पर लिख दिया सीपी माइनस पीएफ लिख दीजिए, या एफपी, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, ये हो गया। और यहां हो गया ये पीएफ, है ना। अब देखिए ये पीएफ क्या है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, पीएफ प्लस पीएफ, इधर माइनस में उधर चला गया, पीएफ प्लस में हो गया। तो पीएफ कितना हो गया, 2pf, और इधर क्या है सीपी, सीपी कितनी है, स्मॉल आर है, और पीएफ कितनी है, स्मॉल एफ है। तो सीपी की जगह पर स्मॉल आर आ गया, और यहां पर तो 2 है, और पीएफ कितना है, स्मॉल एफ है, फोकस दूरी। तो यहां पर लिख दिया स्मॉल एफ। ये हो गया। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, 2f। अब यहां पर क्या करेंगे कि अगर f निकालना हो आपको तो f बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बाई 2 हो जाएगा। जो मुझे डेरिवेशन करना था उसको मैंने प्रूव करके यहां पर आपको दिखा दिया है। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण के लिए। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे जो हम बात करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण जो 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है उनका हम डिस्कशन करेंगे। वहां पर भी हम डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, उन दोनों को देखेंगे, है ना। तो उम्मीद कर लेता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।